दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदा दर्शनम चैनल की इस वीडियो में। इससे पहले हम जालोर के चौहान पढ़े थे, चौहान वंश के बारे में पढ़ा है। आज की क्लास में हम प्राचीन राजस्थान में शासन व्यवस्था जो थी, समाज, धर्म और संस्कृति, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रारंभिक शासकों की देवीय आराधना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को साक्षात नारायण के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। प्रतिहार शासक महिपाल को अभिलेखों में कार्तिकेय के समान प्रतापी बताया गया है। चाहमान शासक स्वयं को इंद्र का वंशज मानते थे। देखिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य देखना है हमें, कौन कौन से कथन सत्य हैं वो देखना है। देखिए, इसमें तो तीसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो चाहमान शासक थे उन्होंने स्वयं को विष्णु अथवा विष्णु का अंश माना है, इंद्र का नहीं। तो इस तरह से इसमें पहला और दूसरा ही सही होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 2। प्रतिहार शासक मिहिर भोज और विनायक पाल द्वारा धारण की गई आदि वराह उपाधि का मुख्य राजनीतिक निहितार्थ क्या था। यह केवल उनके व्यक्तिगत धर्म वैष्णव को दर्शाता था। यह मलेच्चो अरब आक्रमणकारियों से पृथ्वी की रक्षा करने के उनके संकल्प का प्रतीक था। यह उनके द्वारा वराह अवतार के मंदिर के निर्माण की स्मृति थी। यह उपाधि उन्होंने राष्ट्रकूटों को हराने के बाद धारण की थी। देखिए, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यह मलेच्चो जो अरब आक्रमणकारी थे उनसे पृथ्वी की रक्षा करने के लिए उनके संकल्प का प्रतीक था। जिस प्रकार भगवान वराह अवतार ने पृथ्वी को हिरण्यकश्यप से बचाया था, उसी प्रकार जो प्रतिहार शासक थे उन्होंने स्वयं को आदिवराह कहकर के यह संकेत दिया कि वे पृथ्वी मतलब भारत को मलेच्छों के आक्रमण से बचा रहे हैं। अगला प्रश्न नंबर 3। जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय को किसका अवतार मानकर उनकी मर्यादा की तुलना की गई है। शिव, राम, कृष्ण या परशुराम। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा राम, ऑप्शन बी। जो पृथ्वीराज विजय है उसमें पृथ्वीराज तृतीय को राम का अवतार माना गया है। यह उनके द्वारा धर्म की मर्यादा बनाए रखने और शत्रुओं के संहार के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। पृथ्वीराज चतुर्थ को मधु दैत्य के संहारक विष्णु का अंश बताया गया है, जबकि जो शिव की पूजा चौहानों में सर्वाधिक लोकप्रिय थी। उन्होंने हर्षनाथ मंदिर भी बनवाया था। अगला प्रश्न नंबर 4। विक्रम संवत 872 के भुजकला अभिलेख के संदर्भ में राजनीतिक पदानुक्रम का सही विश्लेषण क्या है। वत्सराज और नागभट्ट तृतीय दोनों को परम भट्टारक महाराजाधिराज कहा गया है। वत्सराज को महाराजाधिराज परमेश्वर और नागभट्ट तृतीय को परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है। नागभट्ट तृतीय ने अपने पिता वत्सराज से नीची उपाधि धारण की थी। यह अभिलेख केवल सामंतों की उपाधियों का विवरण देता है। देखिए, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वत्सराज को महाराजाधिराज परमेश्वर और नागभट्ट तृतीय को परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है। ऑप्शन बी, जो भुजकला शिलालेख है वो उनकी संप्रभुता को दर्शाता है। अगला प्रश्न नंबर 5। किस चाहमान शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर अपनी पूर्ण स्वतंत्र सत्ता को रेखांकित किया था। अजयराज, विग्रहराज द्वितीय, सिंहराज या अर्णोराज। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंहराज, ऑप्शन सी। सिंहराज जो थे उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न नंबर 6। चौहान शासक अजयराज की रानी सोमल देवी का ऐतिहासिक महत्व क्या है। उन्होंने पृथ्वीराज तृतीय के अल्पवयस्क होने पर शासन संभाला। उनके नाम के सिक्के जारी किए गए थे जो उनके प्रशासनिक प्रभाव का सूचक है। उन्होंने पुष्कर में 1000 दीप जलाकर शिव की आराधना की। उन्होंने राजमहिषी की उपाधि का त्याग कर दिया था। देखिए, इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। उनके नाम के सिक्के जारी किए थे जो उनके प्रशासनिक प्रभाव का सूचक है। अजयराज की जो रानी थी सोमल देवी, उनका नाम सिक्कों पर अंकित था। मध्यकाल में सिक्कों पर नाम होना रानी की उच्च राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी का प्रमाण है। उसके अलावा जो ऑप्शन ए है उसमें शासन संभालने वाली जो पृथ्वीराज तृतीय की माता थी उनका नाम कर्पूरी देवी था। और पुष्कर में शिवजी की आराधना में दीप जलाने वाली जो रानी थी वो थी रानी रुद्राणी या आत्मप्रभा। अगला प्रश्न नंबर 7। मध्यकालीन सामंती व्यवस्था के अंतर्गत पंच शब्द या पंच महाशब्द का अधिकार प्राप्त होने का क्या अर्थ था। सामंत को राजा के साथ सिंहासन पर बैठने की अनुमति थी। सामंत को 5 प्रकार के विशिष्ट रणबाजे बजाने की राजकीय अनुमति थी।
सामंत को 5 गांवों का स्वतंत्र राजस्व प्राप्त होता था या सामंत को 5 विभागों का अध्यक्ष बनाया जाता था। देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। सामंत को 5 प्रकार के विशिष्ट रणबाजे बजाने की राजकीय अनुमति थी। जो बड़े सामंत थे उनको 5 यंत्र जिनका नाम था श्रृंग, टम्मट, शंख, भेरी और जय घंटा, ये बजाने की जो अनुमति थी वो थी। इनको पंचम शब्द कहा जाता था, पंच महाशब्द कहा जाता था। और ये जो उपाधि है वो केवल उच्च श्रेणी के सामंत, जिनको महासामंत भी कह सकते हैं हम, उनको प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। पृथ्वीराज विजय के अनुसार किस चौहान शासक ने पुष्कर तीर्थ में ब्राह्मणों को लूटने वाले 700 चालुक्यों का वध किया था? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या विग्रहराज चतुर्थ? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन ए। जो पृथ्वीराज प्रथम थे उन्होंने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए पुष्कर में 700 चालुक्यों का वध किया था। ये उनके धर्म रक्षक दायित्व की पुष्टि करता है। उसके अलावा जो पृथ्वीराज तृतीय है, ऑप्शन सी, वो महमूद गौरी से लड़े थे। और विग्रहराज चतुर्थ, उन्होंने भी मलेच्छों को बार बार पराजित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। मध्यकालीन राजस्थान में राजपद के उत्तराधिकार के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। राजपद पूर्णतः योग्यता आधारित था और निर्वाचन द्वारा तय होता था। राजपद मुख्यतः आनुवांशिक था, जिसमें प्राय ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी बनता था। राजा केवल ब्राह्मणों की अनुमति से ही गद्दी छोड़ सकता था। केवल युद्ध में विजयी होने वाला राजकुमार ही राजा बन सकता था। देखिए जो राजपद था उस समय वो मुख्यतः आनुवांशिक था, जिसमें जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनको उत्तराधिकारी बनाया जाता था। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो मध्यकाल है उसमें राजस्थान में राजपद जो था आनुवांशिक था और महाराज कुमार या फिर युवराज के रूप में बड़े पुत्र को प्रशिक्षित किया जाता था। लेकिन कुछ उदाहरणों में जो छोटे भाई है उनको और अन्य उत्तराधिकारियों को भी अपनी सैन्य शक्ति में स्वतंत्र राज्य बसाए उन्होंने, जैसे लक्ष्मण चौहान ने बसाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। शाकंभरी के किस शासक ने अपने पुत्र अनुराज को राज्य सौंपकर स्वयं पुष्कर के वनों में आध्यात्मिक जीवन हेतु प्रस्थान किया? सिंहराज, अजयराज, दुर्लभराज द्वितीय या विग्रहराज तृतीय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजयराज। अजयराज जो थे उन्होंने अपने पुत्र अर्णोराज को शासन की बागडोर सौंपकर स्वयं पुष्कर के वनों में जाकर के तपस्या की थी। और जो दुर्लभराज द्वितीय है उनका उल्लेख सकराई लेख में महाराजा धीराज के रूप में मिलता है। सिंहराज प्रथम जो थे वो एक स्वतंत्र शासक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय को की न्याय व्यवस्था की तुलना किस ऐतिहासिक परंपरा से की जा सकती है? शेरशाह की खुफिया प्रणाली, जहांगीर की न्याय की घंटी, बलबन का लौह एवं रक्त का सिद्धांत, अकबर की दहशाला पद्धति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर की न्याय की घंटी, ऑप्शन बी। देखिए पृथ्वीराज तृतीय जो थे उनके राज दरबार में एक घंटा लगा हुआ था जिसे जो फरियादी होता था वो बजाता था। जो मुगल शासक जहांगीर थे बाद में इसी पद्धति का उन्होंने अनुसरण किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। मध्यकालीन राजस्थान में महासंधि विग्रहक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? कर वसूली और वित्तीय प्रबंधन, शांति एवं युद्ध का प्रबंधन तथा विदेश नीति का संचालन, शाही महल की आंतरिक सुरक्षा या धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शांति एवं युद्ध प्रबंधन एवं विदेश नीति का संचालन, ऑप्शन बी। जो ललित विग्रहराज ग्रंथ है उसके अनुसार विग्रहराज चतुर्थ के समय श्रीधर और पृथ्वीराज तृतीय के समय वामन जो थे वो इस पद के ऊपर आसीन थे। और जो कर वसूली है वो अक्षपटलिक नाम के जो अधिकारी थे उनके कार्य क्षेत्र में थी। और जो महल की सुरक्षा है वो महाप्रतिहार नाम के अधिकारी देखते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। कथन ए। मध्यकालीन राजस्थान में राजपद मुख्यतः आनुवांशिक था। कारण, प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर केवल राजा के रक्त संबंधी को ही नियुक्त किया जाता था। देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही है, लेकिन जो ऑप्शन आर है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि राजपद तो आनुवांशिक था लेकिन जो महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति थी वो योग्यता और विश्वास पर आधारित थी। जैसे पृथ्वीराज तृतीय के सेनापति जो थे वो स्कंद थे और मंत्री वामन वो ब्राह्मण थे, ना कि राजा के रक्त संबंधी। तो इस तरह से ए सही लेकिन आर गलत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रतिहारों के साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों को उनके आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मंडल, भुक्ति, विषय, पंथक। भुक्ति, मंडल, विषय, पंथक।
विषय भुक्ति पंथक मंडल, भुक्ति विषय मंडल या पंथक। तो देखिए जो पंथक है, सबसे बड़ी इकाई जो है वो थी भुक्ति, जिसको प्रांत भी कहते थे। उसके नीचे मंडल आता था, मतलब जिला। उसके बाद में विषय, जो तहसील है आज के वर्तमान में, तो विषय जो है वो तहसील हो जाएगी। और जो पंथक है वो ग्राम या समूह होते थे। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबसे पहले भुक्ति, फिर मंडल, फिर विषय और फिर पंथक। सबसे पहले प्रांत, फिर जिला, फिर तहसील और फिर ग्राम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। पृथ्वीराज विजय में वर्णित 700 चालुक्यों के वध की घटना किस स्थान पर घटित हुई थी, जिसे ब्राह्मण धर्म रक्षा का प्रतीक माना जाता है? अजमेर, पुष्कर तीर्थ, शाकंभरी या नाडोल? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्कर तीर्थ। जो पृथ्वीराज प्रथम थे, उन्होंने पुष्कर में ब्राह्मणों को कष्ट देने वाले जो चालुक्य थे उनका वध किया था। ये जो स्थल है वो धार्मिक सूचिता का केंद्र था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। मध्यकालीन प्रशासन में महामात्य या मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विग्रहराज चतुर्थ श्रीधर, पृथ्वीराज तृतीय कदम्बवास या कैमास, महेंद्रपाल प्रथम की विधवा विधुआ दुबोती ताम्रपत्र, या पृथ्वीराज द्वितीय उदयराज? तो देखिए इसमें जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वीराज तृतीय जो थे। पृथ्वीराज तृतीय जो थे, उनके जो सेनापति थे वो उदयराज जो थे वो थे, पृथ्वीराज द्वितीय के नहीं थे। ठीक है, तो जो पृथ्वीराज द्वितीय है उनके जो सेनापति थे उनका नाम यशोदेव मिलता है, जो बड़ा धरण के पद पर थे। तो इस तरह से ऑप्शन डी गलत हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। सैन्य विभाग बलाधिकरण के सर्वोच्च पदाधिकारियों के संबंध में विचार कीजिए। महादंडनायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बलाधिकृत किसी छावनी या सैनिक टुकड़ी का प्रमुख होता था। साधनिक और दुसाध्य नामक अधिकारी सेनापति के अधीन कार्य करते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखो इसमें जो तीनों कथन है, तीनों कथन ही सत्य हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। जो सेना का नेतृत्व महादंडनायक था वो करता था, बलाधिकृत जो था वो छावनियों का प्रभारी था, और साधनिक जो था वो सेनापति की सहायता के लिए होता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। मध्यकालीन राजस्थान में पुलिस और नगर सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके कार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ पद है और एक तरफ उनका कार्य है, इनको हमें मिलाना है। देखिए जो दोष साधनिक था उसका कार्य होता था अपराधियों का, वो अपराधियों का अन्वेषक होता था या मजिस्ट्रेट होता था। चोरोदरणिक जो था वो चोरों को पकड़ने वाला होता था। तलार जो था वो नगर का मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था। और दंडपाशिक जो था वो पुलिसकर्मी होता था, जो सामान्य सुरक्षा में आते थे। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डी ए सी बी। उसके अलावा हेमचंद्र जो थे उन्होंने तलार को नगर पुराध्यक्ष के रूप में परिभाषित किया है, ये भी याद रखिएगा। और राजस्व के जो सूक्ष्म प्रबंधक थे उनके लिए अक्षपटलिक जो था वो उत्तरदायी होता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। अक्षपटलिक विभाग का प्राथमिक कार्य क्या था और इसके प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? दान का हिसाब रखना, महाधर्माध्यक्ष, आय व्यय का लेखा और अभिलेखों की सुरक्षा, महाक्षपटलिक, युद्ध की योजना बनाना, महायुद्धपति, सीमा शुल्क एकत्रित करना, शोल्किक। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आय व्यय का लेखा रखना और अभिलेखों की सुरक्षा। और इस अधिकारी का नाम था महाअक्षपटलिक, जो अक्षपटलिक विभाग के राज्य राजस्व रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण प्रलेखों के उत्तरदायी थे। उसके अलावा जो शोल्किक है वो सीमा शुल्क अधिकारी था, जबकि महाधर्माध्यक्ष जो है वो धार्मिक दान के लिए दान का प्रमुख था। और जो वित्तीय प्रबंधन है वो भांडाकरिक की भूमिका में राजकीय कोष की सुरक्षा के लिए जरूरी था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रतिहार प्रशासन में तंत्रपाल नामक अधिकारी की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजमहल के भीतर जासूसी करना, सामंतों पर नियंत्रण रखना और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना, ज्योतिषीय भविष्यवाणियां करना, या नगर में सफाई व्यवस्था देखना। तो इसमें देखिए सही उत्तर हो जाएगा सामंतों पर नियंत्रण रखना और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना। जो तंत्रपाल है वो एक उच्च स्तरीय अधिकारी था, जो सामंतों की गतिविधियों पर नजर रखता था और उसके अलावा जो बाहरी आक्रमण थे उनसे सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता था। जैसे माधव तंत्रपाल जो है वो करते थे, ये इनका उदाहरण हो जाएगा। और ज्योतिष जो थे उसके लिए नैमित्तिक नामक पद होता था।
और प्रशासनिक दक्षता के लिए राज्य में भुक्ति जैसी बड़ी इकाइयों में राज्य को बांटा गया था, जहां पर जो राजपुरुष होते थे वो शासन करते थे। अगला प्रश्न, भुक्ति या प्रांत के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भुक्ति के शासक को ऊपरी महाराज या राजस्थानीय कहा जाता था। प्रतिहार अभिलेखों में गुर्जरात्रा भूमि और श्रावस्ती भूमि का उल्लेख मिलता है। भुक्ति के अधीन कई मंडल होते थे जिनका प्रमुख मांडलिक कहलाता था। देखिए इसमें भी तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि जो भुक्ति था वो प्रमुख सम्राट का प्रतिनिधि होता था, और ऊपरी जो प्रमुख सम्राट के प्रतिनिधि होते थे भुक्ति, उनको ऊपरी महाराज भी कहा जाता था। इनके जो भीतर है वो मंडलों का विभाजन था, जिसका प्रमुख मांडलिक या मंडलेश्वर था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, प्रतापगढ़ अभिलेख के अनुसार विषय तहसील स्तर के प्रशासन के बारे में क्या जानकारी मिलती है। विषय का सर्वोच्च अधिकारी विषय या विषयपति कहलाता था। विषय का विभाजन ग्राम और पंथक में नहीं था। विषयपति केवल राजा का रक्त संबंधी ही हो सकता था। विषयपति केवल सैन्य मामलों का प्रधान था। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन ए। विषय का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो विषयी होता था या फिर विषयपति कहलाता था। जैसे प्रतापगढ़ और दौलतपुर के जो अभिलेख है उनमें विषयपति का उल्लेख मिलता है, जिसके नीचे मंडल, जो मंडल नीचे की इकाई है उसका प्रमुख वो होता था। उसके अलावा जो पंथक है वो ग्राम समूह और ग्राम इकाइयाँ होती थी, और ग्राम स्तर पर जो प्रशासन की कमान थी वो ग्रामिक और पंचकुल के हाथ में थी, जो इस समय सरपंच के हाथ में होती है उस तरह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मध्यकालीन राजस्थान में ग्राम प्रशासन के प्रमुख को किन किन नामों से संबोधित किया जाता था। ग्रामिक और महत्तर, तलवारिक और ग्रामपति, पट्टिकिल और महत्तक, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जो ग्राम प्रधान है उनको ग्रामिक, महत्तर, पट्टिकिल, ग्रामपति, तलवारिक जैसे नामों से जाना जाता था। महत्तर जो शब्द है वो वरिष्ठता और सम्मान का सूचक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पंचकुल नामक संस्था के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। यह एक स्थानीय निकाय था जो ग्राम प्रशासन और सार्वजनिक व्यवस्था देखता था। पंचकुल के कार्यालय को श्रीकरण कहा जाता था। यह संस्था केवल राजा के आदेशों को रटने का कार्य करती थी, इसके पास कोई स्वायत्तता नहीं थी। इसमें ग्राम के मुखिया और प्रबुद्ध नागरिक शामिल होते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो संस्था थी पंचकुल, वो केवल राजाओं के जो आदेश थे उनको रटने का कार्य करती थी और इनके पास कोई स्वायत्तता नहीं थी। ये जो संस्था थी उसमें संपत्ति के लेन देन, कर संग्रहण और विवादों के निपटारे जो थे वो महत्वपूर्ण थे। इन सब की भूमिका ये संस्था निभाती थी। और इसका जो कार्यालय था उसको श्रीकरण कहा जाता था, जहाँ पर अभिलेख रखे जाते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, स्रोत के आधार पर निम्नलिखित प्रशासनिक पदों और उनके विवरण का सही मिलान कीजिए। देखिए नैमित्तिक जो था वो ज्योतिष या भविष्यवक्ता था। दूतक जो था वो संदेशवाहक या दूत था। शोधकिक जो था वो सीमा शुल्क या कर अधिकारी था। और भंडारी का जो राजकीय भंडार का संरक्षक था। इस तरह से 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26, महासामंत और राजनक जैसे मध्यकालीन राजस्थान में किस संदर्भ में प्रयुक्त हुए हैं। ये उच्च श्रेणी के मंत्रियों के पद थे। ये सामंतों की विभिन्न श्रेणियों और उनकी पदवियों को दर्शाते थे। ये केवल विदेशी व्यापारियों के लिए प्रयुक्त होते थे या फिर ये गुप्तचरों के कोड नाम थे। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सामंतों की विभिन्न श्रेणियों और उनकी पदवियों को दर्शाते थे। सामान्य युग तक जो सामंत थे उनकी कई श्रेणियां बन गई थी, जैसे ठाकुर, सामंत, महासामंत और राजनक। इनकी जो शक्ति थी वो इनकी पदवी से तय होती थी। और ये जो सामंत है, सामंतों का पदानुक्रम है वो उनके पास में उपलब्ध जो सैन्य बल था उस पर और गांवों की जो संख्या थी उस पर निर्भर करता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, मध्यकालीन अभिलेखों जैसे भीम भोज का वाड़ा ताम्रपत्र में उल्लिखित व्यवहारिण का क्या कार्य था। युद्ध में रसद आपूर्ति करना, न्यायिक कार्यों में राजा या स्थानीय प्रशासन की सहायता करना, राजकीय घोड़ों का प्रशिक्षण या विदेशियों का पंजीकरण। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायिक कार्यों में राजा या स्थानीय प्रशासन की सहायता करना, ऑप्शन बी। उसके अलावा जो दंड देने वाले अधिकारी थे उसको दंडी कहा जाता था। जो न्यायिक कठोरता के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां जो थी उन पर शोल्किक और तार्किक जैसे अधिकारियों का भी नियंत्रण होता था। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 28। तार्किक और गोलमिक नामक पदाधिकारी क्रम से किन कार्यों से संबंधित थे? घाटों पर कर वसूलना और वन सैनिक गुल्मों की सुरक्षा, कृषि भूमि की माप और बीज वितरण, राजा का अभिषेक और महल की सजावट, मंदिर की सुरक्षा और मूर्ति पूजा का प्रबंधन। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घाटों पर कर वसूलना और वन या सैनिक गुल्मों की सुरक्षा। जो तार्किक थे वो नदियों या फिर घाटों पर नावों के आवागमन पर कर देखता था, जबकि जो गोलमिक है वो सैन्य चौकियों या वन प्रशासन से जुड़ा हुआ था। और जो क्षेत्रप था वो किसानों का पर्यवेक्षक होता था, वो किसानों का कार्य देखता था। और अभिलेखों के संरक्षण के लिए कायस्थ नामक एक विशिष्ट वर्ग होता था, जो प्रशासन की रीढ़ माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। कायस्थ या कर्णिक का मध्यकालीन प्रशासन में क्या स्थान था? वे केवल युद्ध लड़ने वाले सैनिक थे। वे लेखक स्क्राइब्स थे जो राजकीय पत्रों और अभिलेखों को तैयार करते थे। वे केवल धार्मिक अनुष्ठान करने वाले पुजारी थे। वे विदेशी राजदूत थे या वे लेखक थे? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वे लेखक थे जो राजकीय पत्रों और अभिलेखों को तैयार करते थे। ऑप्शन बी। कायस्थ जाति का जो उदय है वो प्रशासनिक और लिपिकीय कार्यों के लिए हुआ था। जो कणसवा अभिलेख है उसमें उन्हें लेखक का पर्यायवाची माना गया है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो कूटनीतिक संबंध थे उनके लिए दूत या दूत प्रेषणिक का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। महाधर्माध्यक्ष और नैमित्तिक पदों की उपस्थिति राज्य की किस प्रकृति को दर्शाती है? राज्य पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष था। प्रशासन में धर्म, ज्योतिष और शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व था। राजा धर्म के विरुद्ध कार्य करता था। ये पद केवल सजावट के लिए थे। देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। प्रशासन में धर्म, ज्योतिष और शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व था। राजा जो थे वो महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले जो नैमित्तिक होता था, ज्योतिषी, उससे, और जो महाधर्माध्यक्ष होता था जो धार्मिक मामलों का प्रधान था, उससे परामर्श करता था, जो राज्य पर धर्म के प्रभाव को दर्शाता है। जो धर्म है वो और शासन उस समय के एक दूसरे के पूरक माने जाते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। दरंगिका नामक पद का संबंध मध्यकालीन राजस्थान में किस प्रशासनिक इकाई से था? गांवों का समूह, नगर का अधिकारी, सीमा रक्षक या अश्वशाला प्रमुख? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नगर का अधिकारी, ऑप्शन बी। जो पूरा लेख है उनके अनुसार दरंगिका जो था वो नगर के प्रशासन या करवद्धन से जुड़ा हुआ अधिकारी होता था। और नगर रक्षा के लिए तलार या फिर पुरपाल जो शब्द है उसका पद अधिक प्रचलित था। प्रशासन में जो हाथी और घोड़ों का महत्व है उसके कारण महाअश्वस्व जैसे उच्च पद भी सृजित थे। अगला प्रश्न, अश्वस्व गो महिष्यादि श्रेणी के अधिकारियों का क्या कार्य था? केवल घोड़ों की खरीद फरोख्त करना, राजकीय पशुधन हाथी, घोड़े, गाय, भैंस का प्रबंधन और सुरक्षा, पशु बलि का विरोध करना या जंगली जानवरों का शिकार करना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकीय पशुधन का प्रबंधन और सुरक्षा। सेना के लिए और कृषि के लिए जो आवश्यक पशुधन थे उनकी देखरेख का एक विस्तृत विभाग था। इनमें जो अश्व होते थे घोड़े, उनके लिए अश्वपति और हाथियों के लिए पीलूपति जैसे पद भी थे। अगला प्रश्न, क्षेत्रप नामक अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? सीमावर्ती युद्धों का नेतृत्व, कृषकों का पर्यवेक्षण और भूमि संबंधी प्रबंधन, विदेशी यात्रियों का पंजीकरण या फिर महलों का निर्माण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषकों का पर्यवेक्षण और भूमि संबंधी प्रबंधन। देखिए जो क्षेत्रप भूमि है और उस पर जो खेती करने वाले किसान हैं उनकी गतिविधियों पर नजर रखता था क्षेत्रप, ताकि जो राजस्व संग्रहण है वो सुचारू रहे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। नियुक्तक और युक्तक पदों का संबंध क्रमशः किन कार्यों से था? उपलेखाकार और लेखाकार, दंड देने वाला और क्षमा करने वाला, मंदिर का पुजारी और दान लेने वाला, सेनापति और पैदल सैनिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपलेखाकार और लेखाकार, सब अकाउंटेंट और अकाउंटेंट। ये जो नियुक्तक और युक्तक थे वो वित्तीय प्रशासन और हिसाब किताब रखने वाले अधिकारी थे। उसके अलावा जो महाप्रमात्री होता था वो राजकीय प्रमाणों का रक्षक होता था। और प्रशासन की जो पूरी श्रृंखला थी वो राजा की इच्छा और महासंधि विग्रहक जो थे उनकी कूटनीति पर टिकी हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। महासंधि विग्रहक पद के महत्व को प्रतिपादित करने वाला सबसे सटीक तथ्य क्या है? यह केवल राजा का मनोरंजन करने वाला पद था। यह विदेश नीति, युद्ध की घोषणा और शांति संधियों का मुख्य सूत्रधार था। यह केवल सेनाओं को भोजन खिलाने का कार्य करता था। यह राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षकों का प्रमुख था। देखिए इसका जो सही उत्तर है
वो होगा ऑप्शन बी। यह विदेश नीति, युद्ध की घोषणा और शांति संधियों का प्रमुख सूत्रधार था। देखिए, युद्ध में जो शांति है मतलब संधि विग्रह, उनके महत्वपूर्ण निर्णय जो थे वो महासंधि विग्रह की सलाह पर लिए जाते थे, जो वर्तमान में विदेश मंत्री के समान था। और उसके अलावा जो अंगरक्षक था या फिर अंतरंग था वो प्रतिहार कहलाते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। मध्यकालीन राजस्थान की सामाजिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाज पारंपरिक रूप से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च थी और वे प्रशासन में व युद्ध में भी सक्रिय थे। कानड़दे प्रबंध के अनुसार जालोर क्षेत्र में 36 वर्णों का उल्लेख मिलता है। यह देखिए, इसमें कौन सा सत्य है वो देखना है हमें। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, क्योंकि इसमें जो लास्ट का है वो कानड़दे प्रबंध के अनुसार जालोर क्षेत्र में 36 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ये सही होगा। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कानड़दे प्रबंध है उसके अनुसार समाज में 36 नहीं 18 वर्ण या श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। बाकी दोनों कथन जो है ऊपर के 1 और 2 वो सत्य हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन बी सही करना, 1 और 2 सही है, जो तीसरा है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। इब्न खुर्दाद द्वारा वर्णित हिंदुओं की 7 जातियों के पदानुक्रम में सांवलिया और बसूरिया का मुख्य कार्य क्या था? युद्ध करना और खेती करना, निम्न स्तर के कार्यालय कार्य और शिल्प कारीगरी, शराब बनाना और व्यापार करना, पूजा पाठ और शिकार। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न स्तर के कार्यालय कार्य और शिल्प कारीगरी। जो इब्न खुर्दाद है उनके अनुसार सांवलिया छोटे कार्यालयों में कार्य करते थे और जो बसूरिया होते थे वो कारीगर व सेवक होते थे। उसके अलावा एक सबकूफिया होता था जो उच्च जाति के पुरुष होते थे, जिनमें से राजा चुने जाते थे। और जो कंदुक है वो शराब बनाने का कार्य करते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। 8वीं सदी के कणसभा अभिलेख जो कोटा में मिला है के आधार पर कायस्थ शब्द की उत्पत्ति और कार्य का सही विश्लेषण क्या है? कायस्थों का उदय एक योद्धा जाति के रूप में हुआ था। कायस्थ शब्द लेखक का पर्यायवाची था जो प्रशासनिक प्रलेख तैयार करते थे। कायस्थ केवल भूमिहीन किसान थे। कायस्थों का कार्य केवल मंदिर की सफाई करना था। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, कायस्थ शब्द जो था वो लेखक का पर्यायवाची था जो प्रशासनिक प्रलेख तैयार करते थे। प्रशासनिक जटिलता बढ़ने के कारण लेखकों का एक विशिष्ट वर्ग उभरा जिसको कायस्थ कहा गया, और जो कणसभा अभिलेख है उससे इस चीज की पुष्टि होती है। इस काल में कई प्रसिद्ध लेखक हुए जैसे श्रीधर हुए थे। और उसके अलावा जातिगत बंधनों के बावजूद भी अनुलोम विवाह समाज में वर्णों के बीच में लचीलेपन को दर्शाते थे। अनुलोम विवाह मतलब उच्च कुल का जो वर होता था और निम्न कुल की कन्या। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। मध्यकालीन राजस्थान में अनुलोम विवाह के प्रचलित उदाहरणों के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। ब्राह्मण हरिश्चंद्र ने क्षत्रिय महिला भद्रा से विवाह किया था। प्रतिहार दरबारी राजशेखर ने अवंती सुंदरी नामक क्षत्रिय महिला से विवाह किया था। चाहमान राजा लक्ष्मण ने एक वेश्य कन्या से विवाह किया था। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों ही सही है। अनुलोम विवाह क्या होता था अभी बताया था मैंने, उच्च वर्ण के पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री इनमें विवाह होना। ये जो तीनों उदाहरण है वो इसके ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है। राजशेखर की जो पत्नी है अवंती सुंदरी स्वयं एक विदुषी महिला थी। विवाह और परिवार के साथ साथ में स्त्रियों की स्थिति सती प्रथा और जौहर जैसे कठोर सामाजिक रिवाजों से भी जुड़ी हुई थी, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। राजस्थान के इतिहास में जौहर का प्रथम प्रारंभिक उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय 1303 ईस्वी, अरब आक्रमण के समय सिंध में चाहमान राजा दुर्लभ राज प्रथम की रानियों द्वारा जो 724 से 726 ईस्वी का है, पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के बाद अजमेर में, हमीर देव चौहान की मृत्यु के बाद रणथंभौर में। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब आक्रमण के समय सिंध में चाहमान और दुर्लभराज प्रथम की रानियों द्वारा 724 या 726 ईस्वी में जौहर किया गया था, जो राजस्थान में सबसे प्रारंभिक उदाहरणों में से एक है। उसके अलावा जो 1301 का रणथंभौर का जौहर है वो प्रमाणित जल जौहर माना जाता है, परंतु प्रारंभिक जो उल्लेख है वो सिंध संघर्ष से जुड़ा हुआ है। जौहर के अतिरिक्त जो सती प्रथा है वो भी समाज में गहराई से व्याप्त थी, जो पृथ्वीराज रासो में उल्लेख किया गया जिसका।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद उनकी किस रानी ने सती होने का निर्णय लिया था? सोमल देवी, संयोगिता, कर्पूरी देवी या जलहण देवी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोगिता। देखिए, जो पृथ्वीराज रासो है उसके अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद में उनकी जो पत्नी थी संयोगिता, वो अन्य रानियों के साथ चिता में जलकर सती हो गई थी। और इसमें जो अलग ये सोमल देवी है वो अजयराज की रानी थी। कर्पूरी देवी उनकी माता थी जिन्होंने उनके बाल्यकाल में शासन संभाला था। स्त्रियों की ये जो स्थिति थी वो केवल आत्मोत्सर्ग तक सीमित नहीं थी, उच्च वर्ग की महिलाएं शिक्षा और कला में भी निपुण होती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। चाहमान शासक गुहक प्रथम की बहन कलवती ने शैक्षणिक योग्यता के बारे में ऐतिहासिक स्रोत में क्या उल्लेख है? वह युद्ध कला में निपुण थी, उसे 64 कलाओं में निपुण बताया गया है, उसने पुष्कर में संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, वह प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी। देखिए, इसमें जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, उसे 64 कलाओं में निपुण बताया गया है। जो कलवती है उनका 64 कलाओं में निपुण होना उस समाज में राजघराने की स्त्रियों की उच्च शिक्षा का प्रमाण है। उसके अलावा जो चौहान शासक चंदन राज है उनकी पत्नी रुद्राणी या आत्मप्रभा जो थी वो योग और धार्मिक क्रियाओं में निपुण थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। मध्यकालीन व्यापारिक एवं प्रशासनिक संगठनों को क्या कहा जाता था? उनके कार्यालय या संघ को किस नाम से जाना जाता था? पंथक और श्रीकरण, श्रेणी और मम्मट देशी, अग्रहार और भोग, गोष्ठी और मंडल? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेणी और मम्मट देशी या संघ। जो व्यापारियों का संगठन था उसको श्रेणी कहा जाता था। जो शाकंभरी के लेख है उनमें मम्मट देशी नामक व्यापारिक संघ का उल्लेख भी मिलता है। और जो पंथक है वो एक प्रशासनिक इकाई थी। अग्रहार जो था वो ब्राह्मणों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि थी। और जो शिल्पी वर्ग था वो भी कार्यों के आधार पर विभाजन था उनका भी, जिसमें पंचकारों की समूह उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न, पंचकारों की शब्द का प्रयोग मध्यकालीन समाज में किन के लिए किया जाता था? 5 उच्च मंत्रियों का समूह, 5 प्रकार के प्रमुख कारीगरों कुम्हार, लोहार, पत्थर काटने वाले, बढ़ई, जुलाहे का समूह, 5 प्रमुख देवताओं की पूजा करने वाले या 5 गांवों का समूह? देखिए, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो 5 प्रकार के प्रमुख कारीगर होते थे उनका समूह। जो पत्थर तराशने वाले थे उनको विशेष रूप से शिलाकूट कहा जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। मध्यकालीन राजस्थान के शासकों और राजकुमारों के मनोरंजन के प्रमुख साधनों में क्या शामिल नहीं था? आखेट, शिकार, द्यूत, जुआ, शतरंज, आधुनिक क्रिकेट या राजस्थान संगीत और नृत्य सभाएं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक क्रिकेट। देखिए, शिकार और जुआ है जैसे पाउगो खेल था वो सामंती मनोरंजन के मुख्य अंग थे। संगीत के लिए नट और कुशीलव जैसे वर्ग भी थे। और जो इंद्रजाल है वो जादू को इंद्रजाल कहते थे उसका, और नृत्यों का भी उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। अग्रहार भूमि के संबंध में सही कथन की पहचान करें। यह युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवारों को दी जाती थी। यह ब्राह्मणों को धार्मिक एवं शैक्षणिक कार्यों हेतु दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि थी। यह केवल व्यापारियों को गोदाम बनाने के लिए दी जाती थी। यह विदेशी आक्रमणकारियों से छीनी गई भूमि थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह ब्राह्मणों को धार्मिक एवं शैक्षणिक कार्यों हेतु दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि थी। देखिए, जो अग्रहार भूमि है वो परंपरा से दी जाती थी ताकि जो विद्वान ब्राह्मण है वो बिना आर्थिक चिंता के धर्म और शिक्षा का प्रसार कर सके। उसके अलावा जो चरनोट है वो गांव के सामूहिक चारागाह भूमि होती थी और समाज में। अगला प्रश्न देखिए, कंदुक जाति का मुख्य व्यवसाय क्या था? सोने के गहने बनाना, शराब मदिरा का निर्माण और विक्रय, मंदिर में दीप जलाना या राजा की पालकी ढोना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शराब या मदिरा का निर्माण। जो इब्न खुर्दाद है उनके विवरण के अनुसार कंदुक लोग जो थे वो शराब कार्य बनाते थे। उसके अलावा जो आभूषण बनाने वाले थे सोने के उनको स्वर्णकार कहते थे। अगला प्रश्न, मध्यकालीन दुर्गों और मंदिरों के निर्माण में लगे पत्थर तराशने वाले कारीगरों को क्या कहा जाता था? शिलाकूट, स्वर्णकार, चित्रकार या जुलाहे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिलाकूट। जो शिलाकूट थे वो उन दक्ष कारीगरों को कहा जाता था जो भारी पत्थर को काटकर सुंदर मूर्तियां और भवन तैयार करते थे।
उसके अलावा जो आभूषणों में रत्न जड़ने का कार्य करते थे उनको माणिक्य बंधक कहा जाता था। अगला प्रश्न, बाघ जीवन शब्द का प्रयोग मध्यकालीन समाज में किस वर्ग के लिए किया गया है? वे केवल खेती करने वाले किसान थे। वे लोग जो साहित्यिक कथाएं बोलकर या गाकर अपनी जीविका चलाते थे। राजकीय कोषाध्यक्ष या अश्व प्रशिक्षक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे लोग जो साहित्यिक कथाएं बोलकर या गाकर अपनी जीविका चलाते थे। अगला प्रश्न, चाहमान शासक चंदन राज की रानी रुद्राणी आत्मप्रभा द्वारा पुष्कर झील के तट पर 1000 दीप जलाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी शत्रुओं को डराना, अंधकार दूर करना और शिव की उपासना के माध्यम से आध्यात्मिक शांति, अपने पुत्र की जन्म की खुशी मनाना या फिर व्यापारिक लाभ प्राप्त करना। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंधकार दूर करना और शिव की उपासना के माध्यम से आध्यात्मिक शांति। देखिए जो रानी रुद्राणी है उनकी वो योग क्रिया में निपुण थी और पुष्कर में 1000 दीप जलाकर शिव की आराधना करती थी, जिससे तत्कालीन मतलब उस समय की जो समाज में स्त्रियों की धार्मिक स्वायत्ता है उसका ये प्रतीक है। उसके अलावा इन्हें आत्मप्रभा के नाम से भी जाना जाता था। इस तरह से समाज, धर्म और संस्कृति जो प्राचीन राजस्थान से संबंधित है उसके 50% कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद।